हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम बैक्टीरियल जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने बैक्टीरियल जेनेटिक्स स्टार्ट की थी और उसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में देखा था। कुछ बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं बैक्टीरियल जेनेटिक्स के, उनके बारे में डिस्कस किया था, लाइक न्यूक्लियोइड्स, क्रोमोसोम्स, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स और एंड प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के बारे में हम आज का वीडियो कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे प्लाज्मिड क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होते हैं इसके और फंक्शन क्या होते हैं। ये प्लाज्मिड के बारे में कुछ वीडियो सीरीज़ 2-3 वीडियोस चलेंगे जहाँ पे हम इनके स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप्स और इनकी इम्पोर्टेंस, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो प्लाज्मिड के बारे में जो हमने पहले वीडियो में देखा था, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया कि प्लाज्मिड इज़ double stranded extra chromosomal DNA. It is double stranded extra chromosomal DNA। मतलब बैक्टीरियल सेल में जो बैक्टीरिया का डीएनए पाया जाता है, उसके साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है। मैंने क्रोमोसोम के बारे में बताया था क्या होता है कि जब डीएनए बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉइल्ड फॉर्म में आ जाता है, तब उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। बट उस क्रोमोसोम के अलावा, उस क्रोमोसोम के बाहर अगर एक बैक्टीरियल सेल है कोई और वहाँ पे बैक्टीरिया का डीएनए प्रेजेंट है कहीं, यहाँ पे बैक्टीरियल डीएनए प्रेजेंट है जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है और साइटोप्लाज्म में ही होता है। यहाँ पे कोई न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको नहीं दिखेगा फॉर्म, तो वहाँ पे उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है बस। बट इस जेनेटिक मटेरियल के अलावा भी, इस क्रोमोसोम के अलावा भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम के बाहर भी एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मिड। दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। वैसे सर्कुलर ये जनरली होता है, पर कई बार कुछ केसेस में ये लीनियर फॉर्म में भी प्लाज्मिड पाए जा सकते हैं। ओके, सो इट इज डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये तो आपको पता चल गया। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं कि प्लाज्मिड जो है रेप्लिकेशन के लिए जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। सो इट इज़ इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेटिंग। ये रेप्लिकेशन जो है इंडिपेंडेंटली करता है, कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इंडिपेंडेंटली। कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इंडिपेंडेंटली। ओके, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेशन करता है, दैट मीन्स कि इसको वो जो क्रोमोसोम प्रेजेंट था बैक्टीरियल सेल में, उसकी सहायता की ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, ये खुद रेप्लिकेशन कर सकता है, सेल्फ कैपेबल है। ओके और चूंकि बाहर पाया जाता है क्रोमोसोम के, दैट्स वाई दे आर नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। अब प्लाज्मिड जो बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है, ऐसे उसका इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उस सेल में, बट कई बार ऐसे सिचुएशंस में जो इनका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कई बार आपको एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट साइट मिलेगी, वो बैक्टीरिया को हेल्प करती है कई प्रकार के एंटीबायोटिक से बचने के लिए। ओके, सो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट साइट इनमें प्रेजेंट होती है, वो कई बार बैक्टीरिया को किसी बाहरी एंटीबायोटिक से, पेनिसिलिन हो गया या ऐसा कोई एंटीबायोटिक हो गया, उससे बचने के लिए हेल्पफुल होती है। डिपेंड करता है कि किस एंटीबायोटिक के लिए, किस एंटीबायोटिक के प्रति इनके अंदर रेसिस्टेंट साइट है। तो अब अपन बात करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनके अंदर क्या क्या, मतलब इनके स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं प्लाज्मिड्स के। सो मूविंग ऑन टू द स्ट्रक्चर। फर्स्ट, दिस इज अ प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड है
सेल्फ रेप्लिकेशन ये करता है, तो जो भी सेल या जो भी डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेशन के लिए रहेगा कैपेबल, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एक रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट होगी। ओरिजिन होगा ना कहीं से तो रेप्लिकेशन का, तो वो साइट होनी ज़रूरी है। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें अपन, या फिर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मिड, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मिड, तो यहां पे अपन देखें सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज ORI, ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ये साइट अगर नहीं होगी तो जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होगा। रेप्लिकेशन मतलब डिवाइड करना, जो डीएनए है उस डीएनए से एक नया डीएनए बनाना, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये साइट होना बहुत ज़रूरी है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या करेगा, यहाँ पे एक स्पेसिफिक लोकेशन होगा जहाँ पे ये साइट प्रेजेंट होगी और वहीं से आपका जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। ओके, उसके बाद अपन देखते हैं कि ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ये प्लाज्मिड में बेसिकली ज़्यादातर A और T बेसिस से बना रहता है। एडेनिन और थाइमिन जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं उनसे ज़्यादातर ये बना रहता है। फॉर प्लाज्मिड दिस लोकेशन इज, for plasmid this location is, for plasmid this location is largely composed of A and T nucleotide bases, A T न्यूक्लियोटाइड बेसेस। क्यों? क्योंकि इनको क्लीव करना, इनको तोड़ना आसान होता है, इनको तोड़ना आसान होता है बिकॉज दे आर ईजियर टू सेपरेट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। क्यों आसान होता है? क्योंकि A और T के बीच में डबल बॉन्ड होता है और G और C की बात करें तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जाहिर सी बात है ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा मुश्किलें होंगी, बट डबल बॉन्ड जो है वो ईजिली ब्रेकेबल होगा बिकॉज दे आर easily breakable। आसानी से टूट जाएगा, इसीलिए एडनिन और थाइमिन का ज़्यादातर न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में किसका पाया जाएगा? एडनिन और थाइमिन बेसिस। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं यहाँ पे। ये जो आपके ओराई है वहाँ पे जो प्लाज्मिड है वो कई प्रकार के रेगुलेटरी एलिमेंट्स भी रखता है जो कि इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करता है, ठीक है। एट द ओराई प्लाज्मिड also contains several regulatory elements, और ये रेगुलेटरी एलिमेंट्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इस रेप्लिकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ने में और रेगुलेट करने में। ओके, दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस, that contributes to the process। ओके, सो यहाँ पे कई रेगुलेटरी साइट्स भी प्रेजेंट होती हैं जो आपका रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है ओराई से वो उसको आगे बढ़ाने में हेल्पफुल होती हैं, मदद करती हैं। ओके, सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देख लिया आपने। नेक्स्ट अपन चलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बाद नेक्स्ट इज मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, अब इस चीज़ को अगर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा
क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट, वेक्टर्स एंड क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट। अपन बात कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट की, दैट इज मल्टीपल क्लोनिंग साइट, MCS, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। मल्टीपल मतलब बहुत ज़्यादा, क्लोनिंग मतलब क्लोन करना, और साइट्स मतलब पॉइंट जहाँ सबसे ज़्यादा क्लोनिंग होगी, दैट आर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, जिनको अपन पॉली लिंकर्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज पॉली लिंकर्स। अब मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स का क्या कॉन्सेप्ट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर शॉर्ट DNA सीक्वेंस consisting of few sites for cleavage by restriction enzymes। ये जो साइट्स हैं, ये यहाँ पे क्लोन करने के लिए, क्लीव करने के लिए, अब मैं आपको बताता हूँ। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स पे एक सीक्वेंस होती है, एक सीक्वेंस होती है जिसको आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो पहचानता है और वहाँ पे कट करता है उस लेयर को, उस DNA को। तो अब यहाँ पे लिखते हैं कि दे कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट DNA sequence, they consist of short DNA sequence consisting of few sites for cleavage by restriction enzyme, consisting few sites for the cleavage by restriction enzymes। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो जब इन पे क्लीव करेंगे, इनको कट करेंगे, तो पर्टिकुलरली मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स जो हैं वो उनको पहचान के कट करेंगे। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस इनको कट क्यों करेंगे, ये भी तो बात आती है भाई कि कट क्यों करना है इनको। तो वेक्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है, प्लाज्मिड का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जब अपन आर्टिफिशियल प्लाज्मिड की बात करते हैं, यहाँ तो बैक्टीरियल प्लाज्मिड है और उसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट प्रेजेंट है। वो प्रेजेंट इसलिए है कि जब कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन पे ऐड करना हो या एक्स्ट्रा DNA जब ऐड करना हो, वो कहाँ पे ऐड होगा? जब क्लोनिंग की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है क्लोनिंग के लिए वो ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स ही हैं। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स ये क्या करेंगी कि आपके पास एक DNA है, यहाँ पे प्लाज्मिड है, और उसके पास एक मल्टीपल क्लोनिंग साइट है। आपके पास एक प्लाज्मिड है और उस प्लाज्मिड के पास एक मल्टीपल क्लोनिंग साइट है। ये है आपका मल्टीपल क्लोनिंग साइट। ओके, सो इस प्लाज्मिड के पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट एक MCS प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? MCS प्रेजेंट है। अब ये जो MCS है इसका क्या फंक्शन है यहाँ पे कि जब हमें, इतना तो हमें पता है कि ये क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड का फंक्शन क्या है? सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब खुद रेप्लिकेट करेगा, किसी और की जरूरत नहीं होगी। तो कभी भी किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को, एक DNA सीक्वेंस है, एक जीन है, उसको हमें एम्प्लीफाई करवाना हो, उसको ज़्यादा कॉपीज बनवानी हो, तो हमें एक पर्टिकुलर जगह पे उस सीक्वेंस का एक छोटा सा पोर्शन डालना पड़ेगा। समझ लो एक ऐसी मशीन है जहाँ पे आप एक सीक्वेंस डालोगे तो वैसे और सीक्वेंस बनेंगे। मैं इसको थोड़ा इजीली समझाता हूँ कि ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट है यहाँ पे, हाँ समझ में आ गया कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट है। उसको बीच में हमने क्लीव किया, मतलब कट किया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लगा और उसने बीच में इसको यहाँ से कट कर दिया, एक साइड को। अब एक साइड को बीच में कट कर दिया और वहाँ पे हमने डाल दिया अपना एक पर्टिकुलर
जीन सीक्वेंस जिसको हम रेप्लिकेट या जिसको हम एम्पलीफाई करवाना चाहते हैं। एम्पलीफाई करना मतलब किसी चीज़ की ज़्यादा कॉपी बनाना, जैसे फोटोकॉपी करते हैं ना, वैसे एम्पलीफाई करना मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा अमाउंट में बनाना। तो हमें एम्पलीफाई करना है एक पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस जिसको अपन जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। ओके, तो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे डाल दिया, आपको दिख रहा होगा बीच में जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो ब्लू पार्ट है वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जीन ऑफ इंटरेस्ट जब हम यहाँ पे डालेंगे और जीन ऑफ इंटरेस्ट जब यहाँ पे पहुँचेगा, उसके बाद यहाँ पे रेप्लिकेशन जो स्टार्ट होगा उसमें हमारा ये जीन प्रेजेंट होगा। तो फाइनली जब आपका ये जो ब्लू पोर्शन है वो जब ये डीएनए पूरी तरह से रेप्लिकेट प्लाज्मिड रेप्लिकेट होके नया प्लाज्मिड बनेगा, तो वो जो होगा उसमें पूरा का पूरा हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है, टारगेट जीन है, वो उसमें प्रेजेंट रहेगा, उसमें टारगेट जीन प्रेजेंट रहेगा। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मल्टीपल क्लोनिंग साइट का क्या फंक्शन है। मल्टीपल क्लोनिंग साइट वैसी जगह है जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अटैक करता है, उनको कट करता है। कट करने के बाद हमें वहाँ पे एक जो डीएनए का फ्रेगमेंट है, एक जीन है, एक जीन का पूरा कोडिंग सीक्वेंस है, कोई भी कोडिंग सीक्वेंस, मान लो कि यहाँ पे एक कोडिंग सीक्वेंस है ATT GGCAA, मान लो ये कोडिंग सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस को हम यहाँ पे डाल देंगे, हमें ये सीक्वेंस डालना है। तो हमें तो पता है कि ये भाई कैसे ये बनता रहे बनेगा, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या होगा। अगर A है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या होगा, T होगा, T है तो A होगा, T है तो A होगा, G है तो C होगा, यहाँ पे C होगा, यहाँ G होगा, यहाँ पे T होगा, यहाँ पे T हो गया। तो ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस। तो ये खुद बना लेगा क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। तो हमें बस ये पोर्शन ऐड कर देना है। मान लो कि ये पर्टिकुलर पोर्शन है वो किसी प्रोटीन के लिए कोड करता है, ये एक जीन है जो किसी प्रोटीन के लिए कोड करता है और हमें उस प्रोटीन का ज़्यादा अमाउंट चाहिए। तो हम इस जीन को उठा के यहाँ पे रख देंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो पोर्शन है वो यहाँ पे ये बना लेगा और रेप्लिकेट करके इसी सीक्वेंस को इतनी ज़्यादा अमाउंट में बनाएगा ताकि हमारे पास इस पर्टिकुलर प्रोटीन के बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाएं, ये पर्टिकुलर प्रोटीन हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ जाए। सो ये कॉन्सेप्ट है मल्टीपल क्लोनिंग साइट का। ओके, उसके बाद अपन देखते हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइट समझ में आ गई। हाँ, उसके आगे अपन देखते हैं कि यहाँ पे ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया मल्टीपल क्लोनिंग साइट का कि क्या करता है, क्लीवेज क्यों होती है, मतलब क्लीवेज करना मतलब यहाँ पे कट करना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, एक तरह के एंजाइम होते हैं जो किसी चीज को कट करते हैं। दूसरी चीज कि यहाँ पे ये जो सीक्वेंस आके चिपक रहा है, बाइंड हो रहा है, तो चिपकने के लिए भी एक एंजाइम लगाना पड़ता है बाइंड करने के लिए, जिसको अपन डीएनए लाइगेज बोलते हैं। लाइगेज एंजाइम से ये यहाँ पे चिपकता है या यहाँ पे इसको सेट किया जाता है। और कट किससे किया करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ओके, BAM-H1 होता है और भी एंजाइम्स होते हैं, HIN3 होता है। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, बट उसके बारे में हम लेटर बाद में डिस्कस करेंगे जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे MCS का आपको फंक्शन समझ में आ जाना चाहिए कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट एक पर्टिकुलर जीन की साइट होती है, एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस होता है, जिस डीएनए सीक्वेंस में कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो इस सीक्वेंस का, वो उसको कट करेगा। फिर वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करने के बाद हम जो डीएनए फ्रेगमेंट है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो यहाँ पे हम अटैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। और हेल्प जब अटैच हो जाएगा फिर ये ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट करना चालू होगा और हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है या जो प्रोटीन है उसके बहुत सारे कॉपीज मिल जाएंगे। ओके, सो दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट MCS, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। Now moving towards next point, that is antibiotic resistant site. Antibiotic resistant site नाम से पता चल रहा है कि वो साइट्स जो कि किसी भी पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट में एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्टेंट होती है या एंटीबायोटिक से बचाव में हेल्पफुल होती है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन
या साइट बोलो। जीन क्या होता है? एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस। तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट साइट या एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, कुछ भी आप बोल सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किसी भी बैक्टीरिया में अगर ARG एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन प्रेजेंट है तो सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि किस जीन के लिए या किस एंटीबायोटिक के लिए ये है, किस एंटीबायोटिक के प्रति ये रेसिस्टेंट है। कोई भी एंटीबायोटिक मान लो पेनिसिलिन, उसके लिए अगर ये रेसिस्टेंट है तो जब ये किसी होस्ट सेल में या होस्ट बॉडी में जाएगा, वहाँ पे अगर पेनिसिलिन आप लेते हो और वो उस पर अटैक करेगा तो इस पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे हैव अ पर्टिकुलर पोर्शन दैट इज रेसिस्टेंट टुवर्ड्स दैट एंटीबायोटिक। ओके, सो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होने का भी काफ़ी अपना फ़ायदा है कि कई बार जो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, उन एंटीबायोटिक्स से लड़ने में बैक्टीरिया को ये हेल्प करता है और उन एंटीबायोटिक्स का प्रभाव उस बैक्टीरिया पे नहीं पड़ने देता है। ओके, सो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन के बारे में भी पता चल गया। इसके अलावा कुछ पोर्शंस और होते हैं, लाइक प्रमोटर रीजन होता है। प्रमोटर रीजन जो होता है वो भी एक शॉर्ट सीक्वेंस होता है डीएनए का, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो मशीनरी है वो स्टार्ट होती है। दैट मीन्स कि अगर आप बात करो प्रमोटर रीजन की, प्रमोटर, तो प्रमोटर नाम से पता चल रहा है कुछ प्रमोट करने वाला, कुछ बढ़ाने वाला, कुछ चलाने वाला। प्रमोटर क्या होगा कि जो आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है उसके जस्ट पहले रहता है प्रमोटर, वहाँ पे एक शॉर्ट सीक्वेंस, प्रमोटर खुद एक शॉर्ट सीक्वेंस होता है। वो क्या करता है कि जो भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो स्टार्ट होने वाला है उसके जस्ट पहले कुछ सीक्वेंस ऐड करता है जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ओराई के रेप्लिकेशन के सारे जीन से। मतलब एज फॉर एग्जांपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मैं पूरा इसको ब्लैक से ही बनाता हूँ, मानो कि यहाँ पर्टिकुलर साइट है, ये जो है वो क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ठीक है, इतने बड़े नहीं, ये बहुत ज़्यादा ही हो गया। ये जो है वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, यहाँ पे रेप्लिकेशन का ओरिजिन होगा। ओके, इस पर्टिकुलर पोर्शन में ये एक जीन है, यहाँ पे कुछ जीन्स प्रेजेंट है जो एक सीक्वेंस बना रहे हैं, तो दे आर ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बात करें उसके बाद तो यहाँ पे एक रीजन है जिसको अपन प्रमोटर बोलते हैं। वो क्या करेगा कि यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस ऐड करेगा, यहाँ पे कुछ बेस पेयर के सीक्वेंस ऐड करेगा जो कि किसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, इसके कंटिन्यूएशन में होंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे प्रमोटर जो है वो एक तरह से एक धक्का देगा, एक फोर्स प्रोवाइड करेगा कि यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो और ओराई तक जो रेप्लिकेशन आए, वहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का स्ट्रैंड है वो इनको प्रोवाइड हो और वहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक तरह से रेप्लिकेशन स्टार्ट करने की जो मशीनरी है वो यहाँ पे आके अटैच होगी। जो भी आपका पॉलीमरेज एंजाइम है वो यहाँ पे आके अटैच होगा और वहाँ पे आके अटैच होने के बाद यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हुए ये आगे बढ़ता जाएगा। ओके, और ऐसे रेप्लिकेशन आपका प्रोसेस चलता जाएगा और ये पूरा सर्कुलर डीएनए बनेगा। दोनों जो एंड्स हैं इसके, आपका जो ये सर्कुलर जो डीएनए बनता है ये हमेशा सर्कुलर तो रहता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कुलर डीएनए है, मान लो एक सर्कुलर डीएनए है, और फिर यहाँ पे इसका रेप्लिकेशन अगर चालू हुआ नए स्ट्रैंड का, तो ये तो 2 पॉइंट्स बन जाएंगे, ये 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं। इन 2 पॉइंट्स को जॉइन जब हो जाएंगे ये, तब ये बनेगा सर्कुलर डीएनए। तब जब ये जॉइन होते हैं, ये जॉइन किससे होते हैं, कुछ कोवैलेंट बॉन्ड से, कोवैलेंट बॉन्ड से ज्वाइन हो जाते हैं, तब जाके सर्कुलर डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। सो प्रमोटर रीजन पता चला क्या करता है, इनिशिएट करता है जो आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसको। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जब अपन डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाते हैं वो होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस को जब ये इनिशिएट करता है उसको बोलते हैं अपन प्रमोटर रीजन। और ट्रांसक्रिप्शन से पहले तो आप समझो रेप्लिकेशन, जब डीएनए से अपन नया डीएनए ही बनाते हैं तब। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे। प्रमोटर रीजन के बाद अपन देखेंगे
प्रमोटर के बाद आएगा आपका प्राइमर बाइंडिंग साइट। अब यहाँ पे प्राइमर्स की बात आए तो ये भी एक शॉर्ट स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस होता है और एक तरह से इनिशिएशन पॉइंट होता है जब अपन पीसीआर या एम्प्लीफिकेशन करते हैं। पीसीआर या एम्प्लीफिकेशन करते हैं। प्रोमोटर क्या होता है, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है और इनिशिएट करता है प्रोसेस। पर प्राइमर क्या होता है, प्राइमर एक शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस होता है जो कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको एम्प्लीफाई करना है उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री होता है प्रोमोटर रीजन, और वहाँ से जो रेप्लिकेशन है प्रोमोटर एक तरह से वो इनिशिएट करता है और हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है एम्प्लीफिकेशन के बाद, पीसीआर टेक्निक के बाद। पीसीआर इज अ टेक्निक, ये चीज़ याद रखना, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पीसीआर कोई मशीन को नहीं बोलते, पीसीआर एक टेक्निक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एज अ काइंड ऑफ रिएक्शन जो कि थर्मोसाइक्लर में होता है। थर्मोसाइक्लर मशीन है, ओके। सो थर्मोसाइक्लर इज अ मशीन, पीसीआर इज अ प्रोसेस, पीसीआर इज अ फेनोमेनन और मैकेनिज्म। और उससे क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन किसका होता है, जो भी मॉलिक्यूल का स्ट्रैंड आप डालोगे उसको एम्प्लीफाई करके उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाई जाती है और आपको जितना चाहिए प्रोटीन उतना प्रोटीन आपको मिल जाता है। ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट प्लाज्मिड। स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आया होगा कि एक डबल स्ट्रैंडेड आपका सर्कुलर डीएनए है। ये एक सर्कुलर डीएनए है। एक मिनट, ये सर्कुलर नहीं है, ओवल हो गया। एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है आपके पास मानो, और वहाँ पे है कुछ साइट्स प्रेजेंट। कैसी साइट्स प्रेजेंट है कि वहाँ पे आपको एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट मिल रही है। एक साइट कैसी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक साइट है आपके पास जो कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है। यहाँ पे कई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस एंजाइम जो हैं वो एक्ट करके आपको क्लोन क्लीव करते हैं और एक जो शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट है उसको ऐड करते हैं। और एक पोर्शन है जो कि है आपका एंटीजन रेसिस्टेंट साइट। ओके, सो बेसिकली ये 3 पोर्शन पाए जाते हैं। उसके अलावा अपन ऐड कर सकते हैं, अगर हम आर्टिफिशियल वेक्टर बनाएं तो उस पर प्रमोटर रीजन और फिर क्या कहते हैं कोई अपन आगे प्राइमरी रीजन जैसे प्राइमर्स को ऐड कर सकते हैं, तो कई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बट बेसिक प्लाज्मिड जो है वो इन 3 पार्ट से मिलके बनता है। एक मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, एक आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ओराई, एक है आपका मल्टीपल क्लोनिंग साइट, और एक है आपका एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट प्लाज्मिड। सो आई होप को आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और प्लाज्मिड का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चर कैसा होता है प्लाज्मिड का और किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे और आगे फंक्शंस और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।